तेज बहाव में दोनों राजकुमारियां आगे बह जाती हैं। आहा, वाह 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 वाह, इतनी सुंदर बच्ची, इसे मैं ले जाता हूँ। इससे खूब काम कराऊंगा और एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। थोड़ी दूर आगे जाकर दूसरी राजकुमारी नदी के किनारे जोर जोर से रो रही थी। तभी एक चरवाहे की नजर उस पर पड़ी। अरे ओहो, ये बच्ची भला यहाँ क्या कर रही है? लगता है इस बेचारी को किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया होगा। अरे लोग भी कितने पत्थर दिल इंसान हैं। चलो मैं ही इसे पालूंगा। वैसे भी मेरे पास बेटा है, पर बेटी एक भी नहीं है। इसे बहुत प्यार दूंगा। हे भगवान, हम क्या करें? हम 2 दिनों से लगातार चल रहे हैं। हम रास्ता भटक गए हैं। हम अपने राज्य कैसे जाएंगे? हाँ, अरे हम भी बड़े परेशान हैं रानी। अरे हम तो साधु महाराज के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन हम अपने सैनिकों से भी आगे बढ़ गए और अब देखिए राज्य वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अरे संभल के देखिए, आगे गड्ढा है। अब क्या बताएं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आगे जाना है, पीछे जाना है, जाना कहाँ है। महाराज, और मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। आप तो जानते हैं मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ। अगर ऐसी हालत में मैं खाना नहीं खाई तो मेरे साथ मेरे बच्चे को भी दिक्कत होगी। हाँ, अब रानी यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए काम करते हैं, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ खाने लायक मिल जाए। आप धीरे धीरे चलिए, है ना, आराम आराम से। आइए आइए आइए। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक सेब होता है। रानी की नजर उस पर पड़ती है। महाराज, वो देखिए, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके हाथ में सेब है। मुझे वही सेब खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानी, तुम आराम से यहाँ पे बैठो 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 बैठो। तुम बैठो और हम अभी वो फल लेकर आते हैं, है ना, रुको। राजा वहाँ से निकलकर बूढ़ी औरत के सामने खड़ा हो जाता है। ओ अम्मा, लाइए ये सेब का फल मुझे दे दीजिए। मेरी पत्नी को भूख लगी है और वो गर्भवती है। ऐसे हालात में वो भूख ही नहीं रह सकती। लाइए। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे घर में पहले से ही 2 पोतियां हैं जो 2 दिनों से भूखी हैं। अगर मैं ये फल आपको दे देती हूँ तो मेरी पोतियां भूखी रह जाएंगी। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम एक मामूली औरत होकर राजा के फरमान को मना कर रही हो। हमारी रानी गर्भवती हैं, गर्भवती, समझी? अगर वो नहीं खाएंगी तो मेरे मासूम बच्चे मर जाएंगे और साथ में मेरी रानी को भी ये फल चाहिए ही चाहिए। उनकी सेहत के लिए भी जरूरी है। लाइए। राजा गुस्से में आकर जबरदस्ती फल छीन लेता है और बूढ़ी औरत को जोर से धक्का दे देता है। अरे देख क्या रही हैं? अब लाइए। बूढ़ी कहीं की। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर जाती है और सर से खून बहने लगता है। ये दृश्य देखकर रानी मधुबाला भागकर वहां पहुंचती है। ये क्या किया महाराज आपने? अपनी अम्मा को इस तरह धक्का क्यों दे दिया? राजा, तुमने अपने घमंड में मेरी 2 मासूम बच्चों का दुख नहीं समझा। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। जिस तरह मैं अभी मर रही हूँ उसी तरह तुम्हारी दोनों बेटियां इस दुनिया में आएंगी, लेकिन उनका सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे तुम दूसरों के बच्चों का दर्द नहीं समझ सके, वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी ठोकरें खाएंगे और तुम उनके प्रेम के लिए तड़पते रहोगे। अरे पागल औरत, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी बद्दुआ से मैं डर जाऊंगा? हम कहते हैं चुपचाप चली जाओ। तुम्हारी बद्दुआ से तो कुछ नहीं होने वाला।
लेकिन हमारे आदेश से तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत करिए भगवान के लिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं ही फल खाने की जिद कर रही थी ना, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन ये फल लेने के लिए आपको नुकसान पहुँचाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। भगवान के लिए मुझे बद्दुआ मत दीजिए। देखो बेटी, मैंने जो बद्दुआ दे दी है वह मैं वापस नहीं ले सकती। अब जो मैंने कहा है वही होगा। मुझ पर रहम करिए वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे पूरे 7 वर्षों बाद ये औलाद प्राप्त हुई है। कितनी मिन्नतें करने के बाद, हवन किए, उसके बाद जाकर मैं गर्भवती हुई हूँ। अगर मेरी औलाद के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? अरे 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 रानी, ये क्या कर रही हैं आप? ये किन गरीब और फटीचर औरतों के पैरों में गिर रही हैं आप? इनकी कोई इज्जत है? आप बताइए भला क्या कर रही हैं आप? चलिए। अरे ये हमारा कुछ नहीं करने वाली हैं, चलिए आप यहाँ से। तुम्हारा पति बहुत घमंडी है, लेकिन तुम बहुत दयालु हो और धर्म में विश्वास रखती हो। इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। जैसे तुम्हारी दोनों बेटियां इस दुनिया में आए, उन्हें इस जंगल के बीचों बीच बहती नदी के किनारे छोड़ देना। और जैसे ही तुम उन्हें नदी में बहा दोगी, अगर किस्मत ने चाहा तो वह जवान होकर तुम्हें वापस मिलेंगी। इतना कहते ही बूढ़ी औरत वहीं दम तोड़ देती है। मधुबाला फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने फल की जिद ना की होती तो शायद आज ही अम्मा अपनी जान से हाथ ना गंवाती। कई दिनों के सफर के बाद राजा और रानी अपने राज्य लौट आते हैं। समय बीतता है और रानी मधुबाला 2 बेटियों को जन्म देती है। ये क्या सच में मेरी 2 बेटियां पैदा हुई हैं? हाँ महारानी, बूढ़ी औरत ने जो कहा था वो तो सच हो गया। अब डर इस बात का है कि कहीं उसका बाकी का कहा भी सच न हो जाए। उसका कहा सच जरूर होगा महाराज। आप एक काम करिए, हमारी दोनों बेटियों को नदी किनारे छोड़ आइए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रानी? अरे अगर हमारी बेटियां चली गईं तो हमारा तो पूरा जीवन, हमारा राज्य वीरान हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर? अगर अभी ये विधि स्वीकार नहीं की तो हमेशा के लिए खो देंगे उसे, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। राजा चुपचाप दोनों बेटियों को लेकर घने जंगल में नदी के किनारे पहुंचता है। अरे मेरी नन्ही राजकुमारियों, हमें माफ कर देना। अगर उस दिन हमने गलती ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन अब हमें ये करना ही होगा। अरे ऐसे टुकुर टुकुर मेरी तरफ क्या देख रही हो? मेरी राजकुमारियों, मेरे दिल के टुकड़ों, हम मजबूर हैं हमारी गलती की वजह से। राजा दोनों बेटियों को नदी में बहा देता है। तेज बहाव में दोनों राजकुमारियां आगे बह जाती हैं। तभी नदी से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। राजा, ये तो तुम्हारी शुरुआत है। कठिन परीक्षा अभी बाकी है। अगर अपनी बेटियों को वापस देखना चाहते हो तो नेक कार्य करो, सबकी भलाई करो, गरीबों का दुख समझो, तभी तुम्हारी बेटियां वापस मिलेंगी, वरना कभी नहीं। राजा सूर्य प्रताप वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो वहां से लौट जाते हैं। तभी दोनों बच्चियां पानी में बहते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी एक सेठ नदी पार कर रहा था। उसकी नजर नदी किनारे लगी एक बच्ची पर पड़ी।
आहा, वाह 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 वाह, इतनी सुंदर बच्ची, इसे मैं ले जाता हूँ। इससे खूब काम कराऊंगा और एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। फिर सेठ एक राजकुमारी को उठाकर अपने घर की ओर चला गया। चला जा जा जा, जा। अरे रोती क्यों है, चुप हो जा। चल चल चल। थोड़ी दूर आगे जाकर दूसरी राजकुमारी नदी के किनारे जोर जोर से रो रही थी। तभी एक चरवाहे की नजर उस पर पड़ी। अरे ओहो हो, ये बच्ची भला यहाँ क्या कर रही है? लगता है इस बेचारी को किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया होगा। अरे लोग भी कितने पत्थर दिल इंसान हैं। चलो मैं ही इसे पालूंगा। वैसे भी मेरे पास बेटा है, पर बेटी एक भी नहीं है। इसे बहुत प्यार दूंगा। आज मेरे बच्चे, आजा 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 आजा। हाँ, बाज बाज बाज, चुप हो जा, चुप हो जा। फिर लखन एक राजकुमारी को लेकर अपने घर की ओर चला गया। ऐसे ही दोनों राजकुमारी दो अलग अलग घरों में पलने बढ़ने लगी। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। वहीं सेठ के घर पली बढ़ी राजकुमारी विशाखा थी। दिन भर नौकरों की तरह काम करती, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। माँ, पिताजी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। देखो महारानी, मैंने तुम्हें यहाँ अपने घर काम करने के लिए लाया है। तुम कोई यहाँ की राजकुमारी या महारानी नहीं हो, समझ गई? पहले घर का सारा काम खत्म करो, उसके बाद तुम्हें भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। इसमें इतना भूख लगी क्या करने की जरूरत है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अब शुक्र मनाओ, हमने तुम पर तरस खाकर अपने यहाँ रखा है और तुम्हें 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत दी है। विशाखा चली जाती है और घर का काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लखन राजकुमारी चांदनी से कहता है, बेटी, अब तुम 18 बरस की हो गई हो। मेरे सारे बेटे शादी करके दूर चले गए हैं और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करके एक अच्छे घर में तुम्हें भेज दूं, ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अरे मेरी प्यारी बिटिया, क्या है बेटी, कहते हैं ना, बिटिया पराया धन होती है। क्या है कि बेटी हमेशा पिता के साथ नहीं रह सकती। एक दिन तुम्हें भी अपने पति के घर जाना ही होगा। सुनो, मैं पड़ोसी राज्य के विष्णु के बेटे को देख आया हूँ। मैं जल्द ही उससे तुम्हारा ब्याह कर दूंगा। ठीक है बेटा? पिताजी, आप भी ना हर वक्त मेरी शादी को लेकर बैठे रहते हैं। आप बैठो, मैं कपड़े तालाब से धोकर ले आती हूँ। चांदनी कपड़े लेकर झोपड़ी से निकल पड़ती है। इसी बीच चांदनी जब गांव से निकलती है तो लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे ओ मनोरमा, ये तो बता, ये तो वही लड़की है ना जिसे लखन नदी से उठा कर लाया था? इसका क्या कहूँ, जब से ये यहाँ आई है लखन के बेटे बहू सब चले गए। बताओ भला, नहीं तो। हाँ, सही कहा। और वो लखन भी इस लड़की की खातिर अपने पूरे परिवार से लड़ गया। अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया और बेटे बहू ने भी छोड़ दिया, फिर भी ये लखन इसका ख्याल रखता है। चांदनी ये सारी बातें सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते हुए नदी के किनारे बैठ जाती है।
हे भगवान, मेरी क्या गलती है? गांव वाले सब हर वक्त मुझे ताना देते रहते हैं। मेरे पिताजी जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, पर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। आखिर मेरे माँ बाप कौन है जो इतने पत्थर दिल हुए कि मुझे मरने के लिए इस नदी में छोड़ आए? मैं अपने माता पिता के बारे में जानना चाहती हूँ। तभी नदी से एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम रो क्यों रही हो पुत्री? तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं ये नदी बोल रही हूँ, क्योंकि तुम इस नदी में बहाई गई थी और तुम्हारे परिवार को जानती हूँ, पर वक्त आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। मुझे इतना तो बता दो, मेरे असली माँ बाप है कौन? आखिर उन्होंने मुझे इस नदी में क्यों बहाया? मैं तुम्हें ये बता दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी बहन की तलाश करनी होगी। क्या मेरी बहन? हाँ, क्योंकि जब इस नदी में तुम्हें बहाया गया था तो तुम्हारी बहन को भी बहाया गया था। देखो तुम्हारी बहन कहाँ है? वह भी बहुत दुख और तकलीफ में है। तुम उसे लेकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगी। फिर तेज रोशनी के साथ रहस्यमयी आवाज गायब हो जाती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, अगर मेरी बहन भी मेरी तरह यहाँ गम में है तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। चांदनी कपड़े धोकर लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में रानी मधुबाला पूरी तरह परेशान रहती है। महारानी मधुबाला, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है? ना ढंग से खाती हो, ना सही ढंग से रहती हो। ऐसे में तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। महाराज, मैंने अपनी दोनों पुत्रियों को अपने से अलग कर दिया और पूरे 18 वर्ष बीत गए। पता नहीं मेरी राजकुमारियां कहाँ और किस हालत में होंगी। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, क्या कहें अब आपसे। हमें भी अपनी बेटियों की बड़ी फिक्र रहती है रानी, पर क्या करें। जैसा कि बूढ़ी अम्मा ने कहा था, हमें अपनी बेटियां स्वयं मिल जाएंगी। बस हमें जरूरतमंदों की मदद करते रहना है, बस। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। वहीं दूसरी तरफ लखन अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी उठिए ना। अरे रे, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मरते मरते मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ बेटे। तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं तुम्हें नदी से उठा कर लाया था। नदी के किनारे तुम बहुत रो रही थी। उस वक्त मैं वहां गया था और तुमको अरे रे 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 रे। पिताजी, मुझे ये पता है। अरे पर बेटी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे रे। पिताजी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या क्या सहा, मेरे लिए परिवार को छोड़ दिया, इसीलिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मुझे माफ कर देना बेटी। मैं अब नहीं बच सकता। अपना ध्यान रखना। इतना कहते ही लखन की आखिरी सांस निकल जाती है। चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। देखो भाई, ये मनहूस तो लखन को भी खा गई। बेचारा
इसके पीछे कितना परेशान रहा और अब ये इस दुनिया में रहा ही नहीं। इसने लखन के पूरे परिवार को खा लिया और लखन को भी। गजब मनहूस है। सच में ये तो अपशगुन है। हाँ, हमारे गांव में नहीं रह सकती। सब मिलकर इसे गांव से निकालो। जब से इसके घर में आई है, इसकी पत्नी को खा गई, बेटी बहुत दूर चले गई और देखो लखन भी मर गया। इसके कदम ही शुभ नहीं है। सभी गांव वाले चांदनी को ताना देने लगते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग ऐसा मत करो। लेकिन सभी गांव वाले नहीं सुनते और चांदनी को मारते रहते हैं। चांदनी उदास होकर वहां से निकल जाती है। ये क्या हो गया? पिताजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए और गांव वाले उनकी मृत्यु की वजह मुझे ही मान रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रात होने लगती है। अब तो रात हो गई है और सर पर छत भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं ना उस पेड़ के नीचे रात बिता लेती हूँ। सुबह होते ही कोई इंतजाम कर लूंगी। चांदनी पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात ठंड में कांपते हुए बिताती है और सुबह होते ही चांदनी उठती है। मुझे भूख भी लगी है और रहने का कोई इंतजाम भी नहीं है। मैं किसी के यहाँ जाकर काम देख लूंगी ताकि वहाँ रहकर अपनी बहन और असली माता पिता को ढूंढ सकूं। चांदनी गांव में मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, भगवान के लिए मुझे काम दे दीजिए। अरे तुम कौन हो? भला मैं तुम्हें काम कहाँ से दूं? मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हैं। सभी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और गांव वालों ने मुझे धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझ गई? चलो जाओ यहाँ से, भागो। मुखिया चांदनी को भगा देता है। चांदनी उदास होकर वहां से चली जाती है। कई जगह चांदनी मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर चांदनी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से विशाखा रोती हुई गुजरती है। अरे ये कौन है? भला ऐसे पेड़ के नीचे उदास बैठी है और रो भी रही है। मुझे देखना चाहिए। फिर विशाखा चांदनी के पास आती है। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और गांव वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा है। इसी वजह से मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास भी वही तकलीफ है और मेरे पास भी वही। मैं भी एक सेठ के यहाँ रहती हूँ। वो मुझे दिन भर जानवरों की तरह काम करवाता है, लेकिन फिर भी मेरे पास रहने का इंतजाम है। तुम मेरे साथ चलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर विशाखा चांदनी को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी विशाखा बार बार चांदनी का चेहरा देखती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है। ऊपर से हमारा चेहरा भी कुछ कुछ एक जैसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला ये कहाँ की है और मैं कहाँ की? विशाखा फिर आगे बढ़ जाती है। अरे ये क्या? ये मुझे देखकर कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। कहीं ये मेरी बहन तो नहीं? शायद मेरे मन में भ्रम हो रहा हो। दोनों परेशान होकर आगे बढ़कर सेठ के घर पहुंचते हैं।
अरे ये क्या, तुम अपने साथ इसे कहाँ से लेकर आ गई हो? सेठ जी, इसे भी यहाँ रखने दीजिए ना। इसका भी कोई घर परिवार नहीं है और ये सड़क पर थी, रो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मैं यहाँ लेकर आ जाऊं। अरे हमने कोई भिखारियों का ठेका थोड़ी ना खोल रखा है। तुम एक भिखारी कम थी क्या? अब एक और भिखारी को ले आई हो। इसको कौन खिलाएगा? मैं ज्यादा काम कर दूंगी, आप जो कहोगे वो कर दूंगी, बस आप इसे रख लीजिए भगवान के लिए। अरे ये दोनों का चेहरा ज्यादा तैयार मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है? दो लड़की एक जैसी कैसे दिख सकती है, और वो भी इतनी सुंदर। दोनों को किसी जमींदार के हाथों बेच दूंगी तो मेरे ढेर सारे पैसे बन जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी लता ये बात धनंजय के कान में कहती है। है नजर ना लगे मेरी लता को, तुम तो बहुत ही अच्छा सोचने लगी हो। पता नहीं मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। चलो अच्छा है, अब हम यही करेंगे। ठीक है, जाओ, दोनों को यहाँ रख सकती हो तुम। फिर दोनों अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। दिन भर का काम करते करते रात हो जाती है। विशाखा, तुम हर दिन इतना ही घर का काम करती हो? हाँ, जब से मुझे होश आया है मैं इसी घर में हूँ और दिन रात काम करती रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे माता पिता कौन है? मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। जब से मुझे संभाला गया है बस इन्हीं लोगों के बीच हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम कहीं मेरी बहन तो नहीं हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैं भी जिसके पास रहती थी ना, उन्होंने मुझे नदी से उठाया था और शायद सेठ ने भी तुम्हें नदी से ही उठाया होगा। हाँ, एक बार मैं मालकिन से बात करते हुए सुनी थी कि हमें नदी के किनारे से उठाकर लाया गया था। तब से मैं नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ। तब हम दोनों बहनें हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों बहनें कैसे हो सकती हैं? हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। इतने में सेठ धनंजय आता है। अरे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या बातें कर रही हो? चलो, अरे चल विशाखा, तू मेरे साथ चल चल। क्यों, इतनी रात को कहाँ जाना है सेठ जी? अरे मैंने जितना कहा उतना सुनो। चलो यहाँ से, मतलब चलो यहाँ से, चलो। फिर धनंजय विशाखा का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगता है। अरे चल तू, चल चल। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? इसे छोड़ दो। तू चुप रह, अपनी जबान को लगाम दे। तू अब घर का काम करेगी और इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर धनंजय विशाखा का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ जाता है। वहां पर मुखिया खड़ा होता है। देखो, ये लड़की है, बताओ क्या तुम्हें पसंद है? अरे ये तो बड़ी सुंदर है, ये मुझे पसंद है। तो देखो भाई, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, बस तुम मुझे इस गांव में जो जमीन है वो और घर बनाने का काम दिला दो। मेरा काम हो जाएगा और इसको ले जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जो तुमने मांगा तुमको दिया गया। ठीक है। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? मैं एक बूढ़ी मुखिया से शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अरे मैंने बहुत दिनों तक तुम्हें अपने पास रख लिया, लेकिन अब और नहीं। चलो ले जाओ। अरे जाओ, इसके साथ सुखी रहोगी। ज्यादा उटपटांग बातें मत सोचो, चलो जाओ। फिर मुखिया जबरदस्ती विशाखा को खींचते हुए लेकर चला जाता है।
वहीं दूर खिड़की से चांदनी ये दृश्य देख लेती है। मुझे किसी भी तरह अपनी बहन को बचाना होगा। अब मुझे पता चल गया है कि ये मेरी ही बहन है और इनके साथ ये लोग कितना घटिया व्यवहार कर रहे हैं। फिर चांदनी हवेली के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है और मुखिया का पीछा करते हुए उसके घर की ओर जाने लगती है। आहा, अरे विशाखा, ए विशाखा, अरे अब तू मेरी हो गई है। काहे इतना उचक पुचक रही है? अब तू मेरी हर बात मानेगी। चल चल चल, आजा 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 आजा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, तू मेरी पत्नी है, पत्नी। मेरी पत्नी 10 वर्ष पहले मर गई थी, तब से मैं बिना पत्नी का हूँ। मुझे पत्नी की आवश्यकता है, अरे बेटी फेटी की नहीं। तू मेरी है, मेरी। आज तो मजा आएगा। चल 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 चल। मुखिया विशाखा को छूने की कोशिश करता है। तुझे छू कर देखता हूँ। तभी पीछे से चांदनी जोरदार डंडा मुखिया के सिर पर मार देती है। मुखिया बेहोश होकर गिर पड़ता है। तुमने क्या किया चांदनी? तुमने मुखिया को मार दिया। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए विशाखा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हम दोनों बहनें हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमें कहाँ जाना है। चलो। फिर चांदनी विशाखा का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और नदी के किनारे आ जाती है। चांदनी, तुम मुझे यहाँ नदी के किनारे क्यों लाई हो? तभी रहस्यमयी आवाज जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने सचमुच अपनी बहन को ढूंढ लिया। तुम दोनों सगी बहनें हो। तुम कोई मामूली नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी हो। ये क्या हो रहा है? हम लोग राजकुमारी कैसे हो सकती हैं? तुम्हें राजमहल जाना होगा और वहां जाकर अपने पिताजी को अपनी सच्चाई कहो। वे तुम्हें अवश्य पहचान लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इस राज्य की राजकुमारी हैं। चलो चलो पिताजी के पास चलते हैं। मुखिया और सेठ जी किसी भी वक्त हमें ढूंढ सकते हैं। फिर दोनों राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में दोनों बहनें राज दरबार में खड़ी होती हैं। कौन हो तुम दोनों और हमारे राजमहल में क्या कर रही हो? मैं राजकुमारी हूँ और हम दोनों यहाँ अपनी माँ और पिताजी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों राजकुमारी हो। बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मेरे पास क्या सबूत होगा कि मैं राजकुमारी हूँ? फिर हम कैसे मान लें कि तुम हमारी राजकुमारी हो? तुम तो कोई और भी हो सकती हो ना। नहीं, मुझे नदी ने बताया था कि मैं राजकुमारी हूँ और हम दोनों को आपके पास आना था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर हमें यकीन नहीं है कि तुम हमारी बेटी हो। इतने में रानी सब सुनकर भागती हुई राजमहल में आती है। मेरी बेटी, तुम ही मेरी बेटी हो। रानी, ये कैसी बातें कर रही हो? भला ये हमारी बेटी कैसे हो सकती हैं? कोई और भी तो हो सकती है ना। हमने राज्य में घोषणा की थी कि मेरी दोनों पुत्री लापता हैं। कोई भी लड़की राजकुमारी बनकर आ सकती है। ऐसे किसी की भी बातों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है ना। महाराज, मैं जानती हूँ एक माँ की ममता धोखा नहीं खा सकती। ये दोनों मेरी ही बेटी हैं और वैसे भी हमारे खानदान में हमारी बेटियों पर एक निशान होता है। इन दोनों की पीठ पर वही निशान होगा, हमारे शाही खून का। मधुबाला जल्दी जल्दी दोनों राजकुमारियों की पीठ पर देखने लगती है। विशाखा और चांदनी दोनों की पीठ पर वही निशान होते हैं। सच में ये हमारी पुत्री है महाराज। हाँ, हम पहचान नहीं पाए थे। हम अंधे हो गए थे। मेरे बच्चों,
मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। कोई बात नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। विशाखा के शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। मधुबाला की नजर उसके कपड़ों के नीचे चली जाती है। बेटी, ये क्या, तुम्हारे पैरों और हाथों पर इतनी चोट के निशान क्यों हैं? कोई बात नहीं माँ। सच सच बताओ बेटी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा था? मैं एक सेठ के पास थी। वह मुझे दिन रात काम करवाती थी और उसने मेरी शादी एक मुखिया से करवाने की कोशिश की। इसी वजह से चांदनी मुझे वहाँ से बचाकर ले आई। और बेटे तुम, चांदनी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी बेटा? मैं एक चारवाहे के घर में थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। आखिरी वक्त में वह इस दुनिया से चले गए। गांव वालों ने भी मुझे बहुत सताया। मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिर में अपने असली माता पिता को ढूंढ ही लिया। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। मंत्री जी, जाइए उस मुखिया और उस धनंजय सेठ को पकड़ कर लेकर आइए। जाइए। फिर मंत्री मुखिया और सेठ को लेकर आते हैं। ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया, तुम तो बुढ़े इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अरे महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती मेरे गले पड़ी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं कसम से कहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। तुम्हें पता है ये दोनों लड़की कौन है? ये दोनों हमारी राजकुमारी है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है ये, जो पूरे 18 बरसों बाद हमें मिली हैं। तुम दोनों को सजा तो जरूर मिलेगी। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो इन्हें। ले जाओ। फिर सैनिक दोनों को लेकर चले जाते हैं और राजकुमारी विशाखा और राजकुमारी चांदनी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें